शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है। चाहे यह दर्द सर्जरी, चोट, नसों के दबाव या उम्र से जुड़ी बीमारियों से हो, यह जीवन को कठिन बना देता है। आज हमारे साथ इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए दो विशिष्ट विशेषज्ञ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनीता लवंगे मैम का, जो कि है डायरेक्टर एट अश्विनी पेन क्लिनिक एंड प्रेसिडेंट सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन नागपुर। वो पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी है नेशनल पेन सोसाइटी के, एंड वो 15 साल से इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही है। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अर्चना देशपांडे मैम का, जो कि है डायरेक्टर एट हार्मनी पेन क्लिनिक नागपुर, एंड वो ऑनररी सेक्रेटरी है फॉर द सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन नागपुर। अर्चना मैम करीबन 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी फील्ड में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं बढ़ती हूँ हमारे प्रश्न उत्तर की ओर। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है सुनीता मैम आपके लिए। क्या आप हमें बता सकती है कि ये क्रॉनिक पेन या दीर्घकालीन दर्द क्या होता है? ये किस तरह से सामान्य या मामूली दर्द से अलग है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी मैम कि ये पेन क्लिनिक का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कैसे काम होता है और क्या मशीन्स यूज होती है? नमस्ते। कैन यू हेयर मी? यस हेलो। मैम। नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनीता लवंगे, पेन फिजिशियन। जैसे कि रोमा बता चुकी है कि 15 साल से पेन प्रैक्टिस में हूँ। और जैसे कि क्रॉनिक पेन यानी ये दीर्घकालीन दर्द ये क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है। तो जो दर्द सामान्य रूप से ठीक हो जाना चाहिए, उस समय तक अगर ठीक नहीं हो रहा है, उससे भी अधिक टाइम ले रहा है, बहुत अधिक समय ले रहा है उसे ठीक होने के लिए, या फिर जो दर्द 3 महीने के बाद भी बना रहता है, जबकि आप सब दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर ने आपको जो भी प्रिकॉशंस लेने बोली हैं वो भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये दर्द बना रहा है, तो इस दर्द को क्रॉनिक पेन यानी कि दीर्घकालीन दर्द ऐसे कहा जाता है। जैसे कि आपने पूछा कि पेन क्लिनिक का कंसेप्ट क्या है। पेन क्लिनिक्स जो है, यहाँ पे यही दीर्घकालीन दर्द की ट्रीटमेंट होती है। इसी की ये समस्या का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, क्योंकि पेन फिजिशियंस जो हैं ये एक्सपर्ट्स हैं। ये क्रॉनिक पेन में इनकी मास्टरी है, इन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक पढ़ाई की हुई है। क्योंकि कभी हमें कुछ लग जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत वह ठीक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि तो यह जो है ये दर्द जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब ये दर्द बहुत अधिक काल तक रहता है, तो इसे ठीक करने के लिए इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। तो इन कारणों को डिटेल में समझा जाता है मरीज को, मरीज की पूरे प्रश्न उत्तर, उसके इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, सब इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद में ही उसका उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यह दर्द जो है, ये नसों का दर्द रह सकता है, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन जो मांसपेशियों का रह सकता है, सर दर्द है, हड्डियों का जैसे कि अर्थराइटिस है, फिर बहुत बार पूरे शरीर में दर्द रहता है जिसे फाइब्रोमाइल्जिया कहा जाता है, और अंत में जो कि हम सब जानते हैं कैंसर का दर्द। तो ये सब दर्दों का समावेश रहता है। थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छे से आपने समझाया। और मैम आप क्या मशीनरी यूज़ करती है एक पेन क्लिनिक में? सबसे बड़ी मशीनरी है हिस्ट्री। पेशेंट को के बारे में डिटेल में उससे सब कुछ पूछ लेना। बहुत बार पता लगता है कि कुछ दवाइयों से ही ये पेशेंट ठीक हो जा सकते हैं। ये मरीज जिनको इन दवाइयों की जरूरत है, उनको छोड़ के कुछ और ही दवाइयां दी जा रही होती है। मैं उदाहरणतः बोलूंगी कि एक पेशेंट था, मरीज जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था। वो कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहा था, और जब मैंने एक आर्टिकल लिखा शुरू शुरू में मेरे प्रैक्टिस में, उसने वह पढ़ा। उसके बाद में वो पेपर पर्चा लेके आया और बोला कि मैडम मुझे यही तकलीफ है, मुझे इसी की ट्रीटमेंट चाहिए। और आप विश्वास नहीं रखेंगे कि उसकी जो स्पेसिफिक दवाइयां रहती वो उसे नहीं मिल रही थी। मैं इसमें किसी का दोष नहीं बोलूंगी। इसीलिए पेन फिजिशियंस का क्रॉनिक पेन जो है इसकी ट्रीटमेंट में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आज भी वह पेशेंट दवाइयों के बाद ठीक हो चुका है, कुछ दवाइयां ले नहीं रहा है। इस बात को 15 साल हो चुके हैं।
तो मशीनों में जैसे कि हिस्ट्री, उसके बाद में हमारे पास बहुत अत्याधुनिक बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे कि हम ये सब प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं। यह कोई ऐसे ही ओपीडी में नहीं किए जा सकते हैं, जबकि ये डे केयर रहते हैं उसके बाद भी। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लोरोस्कोप, सियाम, इसके अंडर ये मशीन है, लाइव मशीन है, इसमें हमें सब दिखता रहता है, और उसमें देख के बराबर नस के पास जाके हम दवाई डालते हैं। उसके बाद में आपने जैसे देखा अल्ट्रासाउंड मशीन थी, तो सोनोग्राफी में भी बहुत सारी मसल्स की प्रॉब्लम्स दिख जाती हैं, तो इससे शोल्डर का, नी का, ये सब दर्द जो है इससे ठीक हो जाता है। उसके बाद आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन देखी, ये मशीन में करंट के द्वारा वो नस जो है उसका दर्द का हिस्सा जो है उसको निस्तेज कर दिया जाता है, जिससे कि पेश मरीज सब कुछ कर सकता है, उसे दर्द नहीं होता है। और ये जो है आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन, इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है शरीर, चेहरे के लिए, सर में बाल जो चाहिए उसके लिए, जो ये सब चीजों के लिए रीजनरेटिव मेडिसिन, पीआरपी ट्रीटमेंट, बीमैक आ रही है। यही ट्रीटमेंट हम बहुत सारी जोड़ों में और बहुत जगह जहाँ की डीजेनरेटिव कंडीशंस है उसमें यूज करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में के ही सेल्स उसको हील करते हैं। तो हीलिंग बाय योर ओन मैकेनिज्म, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। तो ये बहुत सारे उपकरण है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी तो वर्टिब्रोप्लास्टी है, काइफोप्लास्टी है, फिर बहुत सारे कैंसर के इसमें इंट्राथिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है। तो मैं अगर शुरू करूंगी तो ये खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि अभी नई नई बहुत सारी उपकरण आए हुए हैं, और इसके उपयोग से हम पेशेंट की जिंदगी, उसका दर्द और उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम काफी काफी अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं, ताकि वो अपने सब काम और मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वह स्वस्थ रहे। यही हमारा उद्देश्य है। जी, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने बताई है आज हमें कि दवाइयों के अलावा इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है क्रॉनिक पेन के लिए। मेरा नेक्स्ट सवाल अर्चना मैम आपके लिए है। ये जैसे चेहरे का दर्द अक्सर बहुत तकलीफ में जाता है, जैसे कि अभी सुनीता मैम ने मेंशन किया ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ऐसे केस में आप किस तरह से अप्रोच रखती है मैम? ट्राइजेमिनल न्यूरalgia और पेन मैनेजमेंट ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पेन फिजिशियन के लिए। क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूरalgia आज तक ऐसा था कि या तो मेडिसिन या तो सर्जरी, बीच वाला कोई रास्ता नहीं था, जो एक्चुअली पेन फिजिशियन के पास है, जो कि इंजेक्शन। हम पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स देते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में, क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूरalgia यानी फेशियल पेन, जो चेहरे पे कहीं भी हो सकता है और अनेक प्रकार का होता है। मतलब उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की होती है। तो उसको पहले जांचना कि ये ट्राइजेमिनल ही है, डायग्नोज करना, और उसके फिर हिसाब से कि कहाँ पर दर्द है, हम तय करते हैं कि पेरिफेरल नर्व ब्लॉक से इसको ब्लॉक किया जाए, या फिर सेंट्रल जो ब्रेन के अंदर रहती है गैसेरियन गैंग्लियन, उसको हम या तो मशीन के साथ या फिर केमिकल मतलब दवाइयों के साथ उसका न्यूरोलिसिस करते हैं, यानी उसे एक बर्न कर देते हैं। जैसे आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन का उल्लेख किया ना पिछली बार, तो उससे वो ठीक हो सकता है, या पेरिफेरल नर्व ब्लॉक से भी। अ, इसका मतलब ये एक वरदान है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पेन है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia वो इतना भयंकर है कि उससे सुइसाइडल टेंडेंसीज भी लोगों में बढ़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा वरदान है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पेन मैनेजमेंट में इसके बहुत बढ़िया नॉन सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल है। जी, थैंक यू सो मच अर्चना मैम। ट्राइजेमिनल न्यूरalgia काफ़ी कॉमन है और इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी जो आपने बताया है अभी सब हमें। मेरा नेक्स्ट सवाल सुनीता मैम आपके लिए है। गर्दन के दर्द के बारे में बहुत ही कॉमन है, सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि का दर्द हो रहा है, नेक दुख रही है, स्ट्रेचेस कर रहे हैं लोग गले के। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं और इनका दर्द कम करने के लिए क्या क्या नए विकल्प मौजूद है जो मे बी हमें नहीं पता कॉमन लोगों को? थैंक यू रोमा, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज हम ओपीडी में पेन फिजिशियंस जो गर्दन के दर्द के पेशेंट्स देख रहे हैं मरीज, उनकी उम्र आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि वो 20 से 30 साल है। तो मैं अभी हम लोग 20, 21, 25, पहले हम 50 साल के ऊपर के लोग, जिसमें कि हम बोलते हैं उम्र के साथ हड्डियां घस जाती हैं, नसों पे प्रेशर आता है, ऐसा बोलते थे, पर अभी ऐसा नहीं रहा है। आजकल 21, 22 साल के बच्चे आते हैं और बोलते हैं हमें गर्दन गर्दन में दर्द है। तो ये है टेक नेक सिंड्रोम।
जिसमें कि टेक्नोलॉजी ने हमारे गर्दन में दर्द ला दिया है। मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ये सब कंटिन्यूअस लॉन्ग आवर्स तक जो वर्किंग टाइम है, ये सब के कारण क्या हो रहा है कि बच्चों को एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं मिल रहा है। उनकी जो पोजीशन है वो एक वही बनी रहती है, हर एक को लगता है मैं ये काम खत्म कर दूं फिर दूसरा, फिर बाद में उठूंगा। तो हम बार बार बच्चों को ये समझाते हैं कि ये आपकी शुरुआत है, आप लोग अपने खुद के लिए भी कुछ समय दीजिए। 24 घंटे में 1 साल अगर 1 घंटा अगर आपने एक्सरसाइज के लिए निकाला, तो वह आपके सब प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। तो ये एक टेक्निक सिंड्रोम जो मैंने बताया, ये एक है। उसके बाद में गर्दन में जैसे कि डिस्क रहती है, वो कभी हर्निएट हो गई या कुछ मार लग गया है या कुछ झटका लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जिसको बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमको जैसे साइटिका रहता है कमर में, वैसे हाथ में भी दर्द आ रहा है, झुनझुनी आ रही है हाथ में, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो इसमें गर्दन की नसों पे प्रेशर आ जाता है। तो ये किसी फ्रैक्चर एक्सीडेंट से भी हो सकता है, जोर से झटका लग गया, जिम में बहुत सारे बच्चे हैं जो हेवी वेट लेके उठाते हैं और सडनली झटका लग जाता है, इससे भी जो है ये सर्वाइकल पेन जो उसके साथ में नसों की तरफ दर्द आना है, जिसको रेडिकुलर पेन बोलते हैं, स्पॉन्डाइलाइसिस जो है ये होता है। उसके बाद में एक्सीडेंट्स में बहुत बार हड्डियां आगे पीछे खिसक जाती हैं, उसके कारण भी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है, उसके कारण भी नसों पे बहुत प्रेशर आ जाता है। और चौथा है उम्र के हिसाब से। तो उम्र के हिसाब से तो हर एक के इसमें ये प्रॉब्लम्स आने ही हैं। तो इन सब से अगर हमें बचना है तो एक ही है कि खुद को फिट रखे, रूटीन एक्सरसाइजेस करे, और जो डूज एंड डोंट समझाए जाते हैं सब लोगों को उसकी तरफ ध्यान दे। और हाँ, खान पान की तरफ स्पेशली बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। थैंक यू सुनीता मैम, आपने बहुत ही बेखूबी से सारी बेसिक चीज़ें बताई है जो हमें सबने करनी चाहिए। और मैं बताऊँ, मैं खुद नेक दर्द की एक शिकार हूँ और मैं रोज़ स्ट्रगल करती हूँ ड्यू टू द सीडेंट्री रूटीन। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सवाल मेरा अर्चना मैम के लिए है, कंधे के बारे में। सो कंधे का दर्द भी काफ़ी कॉमन है और मैम ये कुछ टर्म्स सुनाई देते हैं जैसे कि रोटेटर कफ टियर हो गया या टेंडिनोपैथी हो गई, फ्रोजन शोल्डर। अक्सर ये एथलीट्स बैकग्राउंड के लोग आके कई बार ये सारी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, आजकल आम समस्या हो गई है। तो ये शोल्डर या कंधे के दर्द के मैनेजमेंट के लिए क्या आधुनिक तरीके हैं मैम आज हमारे पास? देखिए, सबसे ये बात जानना जरूरी है कि कंधा ये एक विशेष अंग है अपनी बॉडी का, जहां पर तीन तीन जॉइंट्स हैं, तीन अलग अलग टाइप के बोन्स हैं और कई सारी स्नायु हैं, मसल्स हैं। तो इन सबका कारण, ये सभी कारण हो सकते हैं कंधे के दर्द के लिए। जैसे स्पोर्ट्स एथलीट्स आपने बताया, ये अलग उनको अलग टाइप की इंजुरीज रहती है। रोटेटर कफ टेयर जो बोलते हैं ना, ये चार मसल का ग्रुप है। तो उनमें से किसी मसल को प्रॉब्लम जब होती है, स्ट्रेच होता है, स्मॉल एक टीयर होती है, पार्शियल टीयर कहते हैं, या कोई कभी कभी सिर्फ खिंचाव की वजह से माइक्रो इंजुरी होती है जिसको हम टेंडिनोपैथी या टेंडिनाइटिस ये सब कहते हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, ये ग्रेडेशन है, बेसिकली इंजुरी की ग्रेडेशंस हैं। तो उस कंप्लीट टेयर इज द लास्ट स्टेज और पार्शियल टेंडिनोसिस इज द फर्स्ट स्टेज, यू कैन से। तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर है इसके लिए। बट और फ्रोजन शोल्डर जनरली जब होता है ना, तो कभी कभी डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज के पेशेंट्स को, या फिर एक उम्र के बढ़ते साथ, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटनों में होता है ना, वैसे कंधों में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो सिमिलर टाइप की चीजें होती हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि कॉज क्या है। पेन क्लिनिक में ना पेन फिजिशियन सबसे इंपॉर्टेंस इसी चीज पे देता है कि पेन जनरेट किस वजह से हो रहा है। सिर्फ पेन किलर्स देके तो कुछ दिनों के लिए आराम मिल ही जाता है, बट एग्जैक्टली कॉज क्या है और उसको ट्रीटमेंट, जैसे मसल इंजुरी है, सिर्फ मसल स्पाज्म है तो हम ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन, ड्राई नीडलिंग या सिर्फ मेडिकेशंस, मसल रिलैक्सेंट से काम निकाल सकते हैं और पेन दर्द निकल जाता है। लेकिन अगर मसल कुछ प्रॉब्लम है, टेयर है या कोई स्मॉल इंजुरी है, तो हम उसको रीजेनरेटिव थेरेपी से ट्रीट करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बीमैक यानी बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, इस तरीके की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई नर्व ब्लॉक या कोई नर्व कॉम्प्रेशन है, कभी कभी ना नेक का जो रीढ़ की हड्डी है ना, नेक की सर्वाइकल, उसके मतलब कोई नस पे दबाव आने के बाद भी अपर शोल्डर पे दर्द
पता चलता है। तो हमको ये पता लगाना होता है कि कॉज क्या है पेन का। तभी कभी कभी हम लोग जब हमको पता चलता है मसल्स का प्रॉब्लम है तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस देते हैं, जैसे इस फोटो में अभी आपने दिखाया था शोल्डर के। और कभी कभी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें पेशेंट के ब्लड से ही कुछ सेल्स अलग करके उसमें से प्लेटलेट्स निकाल के पेशेंट के उस जॉइंट में दिए जाते हैं। मतलब जॉइंट पेन हो, कभी कभी अर्थराइटिस के अलग अलग फेजेस में भी आपको शोल्डर पेन होता है। सो कॉज जैसा है उस प्रकार से हम अलग अलग ट्रीटमेंट। इतना ही है कि हम मेडिसिन और सर्जरी के बीच वाला हिस्सा है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, बट मेडिसिन यूज काम नहीं कर रही है, उसके अपर वाला हमारा फेज है या स्टेप है फॉर द ट्रीटमेंट। एंड उसके साथ जोड़ देनी पड़ती है हमको एक्टिव एक्सरसाइजेस की साइंटिफिक वे से। तो बहुत सारे विकल्प हैं और अच्छा रिजल्ट है फॉर मेनी शोल्डर पेन। पेन तो काफी हद तक ठीक हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है जहाँ एक कॉमन आदमी को शायद समझे ना कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या पेन स्पेशलिस्ट या जाए तो किसके पास जाए। तो जिन लोगों को एकदम लॉन्ग टर्म क्रॉनिक पेन है वो लोग तो मतलब आके पहले उन्होंने एक कंसल्टेशन पेन क्लिनिक में देना ही चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ हमें ऐसी चीज़ ना हो जो जिससे हमें एक्चुअली दर्द कम फटाफट हो जाए और हमें एक्चुअली पता ना ही ना हो। बॉम्बे में, अभी बॉम्बे या मेट्रो सिटीज में ना जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है वहां पे पहले पेन का पेशेंट पेन फिजिशियन चेक करता है एंड देन ही डायरेक्ट्स हिम कि आपको कहाँ जाना है। बिकॉज हमारे पेन क्लिनिक में वी वर्क एज ए टीम कि अगर कुछ प्रॉब्लम है रोमेटोलॉजिस्ट का, फिजिशियन का, न्यूरोलॉजिस्ट का, साइकियाट्रिस्ट, सबकी हम मदद लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। सो मेनी पेशेंट्स रिक्वायर अ टीम वर्क। टीम वर्क। ओके। आई थिंक दैट वाज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे लगता है हमारे यहाँ भी सेम अप्रोच रहे तो काफ़ी हॉस्पिटल की चक्रें बच जाएगी पेशेंट्स की और एक अच्छी राह मार्गदर्शन उन्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा सवाल है सुनीता मैम के लिए। ये मैं पीठ और कमर के दर्द के बारे में आपको पूछना चाहूँगी मैम। जैसे शियाटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, इन सब का मरीज पर बहुत गहरा असर पड़ता है, काफ़ी कॉमनली देखने में भी आता है। इसके पेन मैनेजमेंट में इसकी क्या भूमिका रहेगी मैम? ठीक है, थैंक यू रोमा। देखो, कोई जो कारण आपने पहले ही बता दिए हैं बहुत सारे। बहुत बार क्या होता है कि वो जो अभी डॉक्टर अर्चना ने बताया, पेन जनरेटर ढूंढना बहुत जरूरी रहता है। जरूरी नहीं है वो दर्द साइटिका का ही दर्द है। साइटिका यानी क्या, कि आपके कमर में से जो नसें निकलती है वो पैर की तरफ जाती है, वो कहीं तो भी उस पे दबाव आ गया, प्रेशर आ गया है। पर बहुत बार उसको साइटिका करके ट्रीट किया जाता है, पर जबकि उसको प्रॉब्लम दूसरी चीजों का रहता है। जैसे वहां पे भी जॉइंट्स हैं जिन्हें फैसेट जॉइंट कहा जाता है, उसमें भी आर्थराइटिस हो जाता है, या कुछ जोर से मार लग गया तो उसमें भी सूजन आ जाती है। फिर वहाँ साइक्रोइलेक जॉइंट है एक, जो जॉइंट जो है डिलीवरी वगैरह के समय में स्ट्रेच होता है। तो वो जॉइंट पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि उसका पेन बाद में रहता है अगर वो नॉर्मल नहीं हो पाया तो ये सब जो है इनकी तरफ ध्यान बहुत न देते हुए सब लोग बस साइटिका है और स्पॉन्डिलाइसिस है इसकी तरफ ही ध्यान देते हैं। इसीलिए हम बार बार यही कहेंगे कि ट्राई टू फाइंड आउट द पेन जनरेटर। ये अगर मैंने ढूंढ लिया तो ही मैं आगे ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। आपको आश्चर्य होगा, आज जो एक पेशेंट अभी मैं करके आ रही हूँ, वो मुझे मेरे पास भेजा गया था साइटिका करके। जब मैंने एमआरआई किया तो उसको वर्टिब्रल फ्रैक्चर निकला। तो मैं अभी उसका ही ट्रीटमेंट करके आ रही थी यहाँ पे। तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर भी एक कॉज है, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर जो बोलते हैं। कभी गिर गए तुम या फिर बहुत हड्डियां अगर कमजोर हो जाती हैं तो वो अपने आप जैसे चौक टूट जाता है उस तरह से वो भी कोलैप्स हो जाती हैं। तो इस तरह से ही वो लेडी एक 60-70 ईयर्स की थी। तो उसका अभी हमने उसमें सीमेंट डाला जाता है जिससे कि जो हमारा हड्डी है उसकी हाइट पूरी बढ़ जाए और वो नसों पे प्रेशर ना दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ऑस्टियोपोरोसिस तो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो उसकी ट्रीटमेंट और वो तो एक अलग ही मतलब चैप्टर है जो हमने शुरू किया तो खत्म नहीं हो सकता है। पर अगर उसका डायग्नोसिस हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह से मालूम हो गया, एक्सरे से मालूम हो गया, और ये लेडीज में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में, तो इसकी ट्रीटमेंट दवाइयों द्वारा भी हो सकती है।
तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पेन फिजिशियन जो है वह ऑपरेशंस को बचाता है। बहुत बार नस दब रही है तो उस नस के पास में, जैसे आपने दिखाया था सियाम मशीन, उसमें देख के लाइव एक्सरे के अंदर उसके उसमें दवाई डाली जाती है, और वो मेडिसिन डालने से वो नस का प्रेशर कम हो जाता है। बहुत बार गद्दी फट जाती है तो उसमें, जैसे डॉक्टर अर्चना ने बताया, पीआरपी ट्रीटमेंट या रीजनरेटिव, तो वो उसमें डालने से उसमें गद्दी का ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। तो ऑपरेशन से हम बच सकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये इन इंटरवेंशंस, जिन्हें कि मिप्सी कहा जाता है, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, तो इसके द्वारा ये पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हो जाती है। ये डे केयर प्रोसीजर्स है। पेशेंट आता है, उसके बाद में प्रोसीजर जैसे जैसे ही मिप्सी खत्म हो जाता है इंटरवेंशन, उसके 2 घंटे के बाद पेशेंट घर जा सकता है। ना इन्फेक्शन का डर, ना चीरे का दर्द। तो बहुत क्या है कि रिकवरी फास्ट होती है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि अगर ऑपरेशन नहीं है और वो इंटरवेंशन है मिनिमली इन्वेजिव, तो डेफिनेटली उसकी रिकवरी फास्ट होगी और पेशेंट जो है अपने काम पे जल्दी जाने लगेगा। सो ये सब चीजें जो है, ये पेन फिजिशियन जो है इसमें एक्सपर्ट होते हैं। और एक बार पेन जनरेटर अगर मालूम हो गया, हमने ढूंढ निकाला, तो उसकी ट्रीटमेंट हम इन मिप्सिस के द्वारा करते जी, थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आया कि क्या सब कारण हो सकते हैं। और वर्टिब्रल फ्रैक्चर तो काफ़ी मतलब सीरियस कॉज हो गया, जो ऐसे अनदेखा भी हो जा सकता है और उसके वजह से पेन जनरेट हो सकता है लोगों में, स्पेशली एल्डरली एज ग्रुप में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। मैं अभी बात करना चाहूँगी मैम घुटनों के दर्द का। तो अर्चना मैम, जैसे ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के कई सारे पेशेंट्स होते हैं, क्या इसमें पेन क्लिनिक की कोई भूमिका है? इसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं पेशेंट्स की? अभी देखो, नी पेन ये एक एपिडेमिक जैसा हुआ है। बहुत अर्ली फेज में नी पेन शुरू हुआ है, शुरू होने लगा है। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में कभी ना कभी तो शुरू होता ही है आफ्टर 40। और सबको लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही इसका एक कारण है, बट ऐसा नहीं है। नी पेन भी शोल्डर पेन, शोल्डर जॉइंट जैसा और स्पाइन के जैसा एक विशिष्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अपने बॉडी का, जिसमें अनेक स्नायु, जॉइंट और बोन्स इन्वॉल्व है। और काफी सारे बर्सा है। बर्सा मींस एक पोटेंशियल स्पेस रहती है जिसको इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड उसमें जमा हो जाता है और पेन शुरू होता है। तो बर्साइटिस भी एक बहुत बड़ा कॉमन है नी पेन में। और मेनिस्कल लिगामेंट टेयर, ये थोड़े से यंगर एज ग्रुप में या स्पोर्ट्स एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन में पाए जाते हैं। तो इन ये जो कॉज है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक्सरे, सोनोग्राफी एंड एमआरआई हम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड नीड। मतलब अगर आपका डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री पे होता है तो हम सभी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे जरूरत है हम एक्सरे और ये एमआरआई और सोनोग्राफी करते हैं। और सोनोग्राफी के अंडर हम कुछ इंजेक्शंस ट्रीटमेंट एज पर मतलब थेराप्यूटिक भी इंजेक्शंस दे सकते हैं डायग्नोसिस होने के बाद। सो बहुत बार मस्कुलोस्केलेटल यानी मांसपेशियों का और टेंडन्स का या लिगामेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है तो हम, और पीआरपी भी, मतलब पीआरपी यानी रीजेनरेटिव थेरेपी भी और मेडिसिन भी हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर देने लगे हैं, जिसका बहुत अच्छा फायदा मिला है। और अगर जॉइंट इंजेक्शन देने तो वो भी पॉसिबल है। और पीआरपी भी जॉइंट, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर है, मतलब ये डिजेनरेटिव प्रोसेस हो गई, एज के हिसाब से हमारी जॉइंट्स जब खराब होते हैं, तो उसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या मैक्सिमम ग्रेड 3 में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस दे ही सकते हैं। फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस से भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी कर सकते हैं। और जो ग्रेड 4 हैं उनके लिए हम, जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता या जो नहीं चाहते हैं ऑपरेशन, या उनको रिस्क है, हाई रिस्क है, तो उनके लिए हम जेनिकुलर नर्व ब्लॉक दे सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन है। नर्व ब्लॉक है, मतलब हर जॉइंट को कोई ना कोई नर्व सप्लाई करती है। अगर हम उस नर्व्स को ब्लॉक करते हैं तो जॉइंट के थ्रू जो पेन होता है वो हम टाल सकते हैं। एक आई थिंक आपने डायग्राम दिखाया था थोड़ी देर पहले रिगार्डिंग जेनिकुलर नर्व ब्लॉक फॉर नी पेन। तो हैं। ऐसे 3 इंजेक्शंस हम देते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मशीन के द्वारा इसको हम अब्लेट भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा बर्न भी कर सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ पेन रिलीफ हमारा 1.5 साल तक भी चल सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक्चुअली सक्सेस है बिटवीन मेडिसिन एंड सर्जरी। अगेन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है और बहुत ही फायदेमंद है जिनके लिए
जो ऑपरेशन नहीं करना चाहते या हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, और पीआरपी रीजनरेटिव थेरेपी। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं, दोनों के बीच का ब्रिज है पेन मैनेजमेंट। जी थैंक यू सो मच मैम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी कि जिन्हें सर्जरी ना करना हो और दवाइयों से भी मैनेज ना हो, एक मिडवे है जो जिसका सहारा ले सकते हैं। लोगों के कई कारण होते हैं अफोर्ड ना करना या कुछ महीनों बाद अफोर्ड करना, तब तक के थोड़ा पेन रिलीफ के लिए यस, काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन और आपने हाई दिया रिस्क मैम। पेशेंट। और हाई रिस्क पेशेंट, करेक्ट। सुनीता मैम, ये जो कोहनी का या एल्बो का हम दर्द कहते हैं, हाथ का दर्द, क्या इसमें भी जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज के कई हाथ के दर्द को लेके पेशेंट्स आते हैं, तो क्या इनकी भी मदद पेन मैनेजमेंट में कुछ है उपाय इसके? हाँ, पहले तो जैसे वो यूजुअली ये पेशेंट्स जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें फैमिली फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिशियंस, तो वो लोग रेस्ट करने बोलते हैं पहले, कि आप हाथ का ज्यादा ये मत करो, उसको रेस्ट दो, क्योंकि अगर मार लग गई है, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी है, या फिर कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती है जिससे सूजन कम हो जाए। तो जैसे टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, ये दो बहुत कॉमन है जो हमारी कोहनी में मतलब ये दो कंडीशंस हैं जो कोहनी के में दर्द देती हैं। तो ऐसे समय में अगर उन्होंने फिजियोथेरेपी और जो कुछ डॉक्टर ने बोला, सलाह दी है, उसको फॉलो किया, उससे दर्द ठीक हो गया तो ठीक है। पर अगर इसके बावजूद भी अगर उधर सूजन जा ही नहीं रही है, और उनको, अगर ये स्पेशली ये लोग मेनली प्लेयर्स रहते हैं, तो इनको खेलना भी रहता है, हीलिंग बहुत जल्दी जरूरत रहती है, तो इसीलिए ये रीजनरेटिव मेडिसिन का कंसेप्ट आया है, जहाँ की यहाँ जहाँ मसल में सूजन है वहाँ पे रीजनरेटिव थेरेपी में पीआरपी या फिर बीमैक, ये जो हैं ये डाले जाते हैं, जो खुद के प्लेटलेट्स है जो वहाँ पे हीलिंग भी करते हैं, नए सेल्स भी बनाते हैं। तो ये कंडीशंस में क्या रहता है, जो स्टेरॉइड है वो अवॉइड किया जाता है। मसल्स वगैरह में इनमें स्टेरॉइड देना या जॉइंट्स के आसपास स्टेरॉइड देना जो है, ये इससे क्या होता है, जॉइंट डैमेज होने लगता है, तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो आजकल कोई भी नहीं चाहता, पेशेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें इसमें स्टेरॉइड रहेगा क्या इंजेक्शन में, तो उन्हें समझाया जाता है नहीं, ये आपके ही ब्लड से निकाल के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो प्लेटलेट में रहते हैं, वो हम आपके जहाँ पे इंजुरी हो गई है वहां डालेंगे, जिसके कारण कि वहाँ हीलिंग भी हो जाएगी, आपका पेन भी जाएगा और स्वेलिंग भी जाएगी। तो ये जो है, ये wrist जो है हमारा हाथ का दर्द, या उंगलियों में जो दर्द रहता है, या फिर आपकी कोहनी में रहता है, यहाँ पे यूजुअली हम लोग रीजनरेटिव मेडिसिन का ही इस्तेमाल करते हैं। और एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी रोमा, जो तुमने पूछा नहीं बट एक्चुअली सीआरपीएस करके अभी जो तुमने एक पिक्चर दिखाई ना, तो उससे पीआरपी। मुझे याद आया कि कभी कभी ना पेशेंट्स को समझता नहीं कि इस तरीके का सूजन क्यों है हमारी हाथों पे। तो इस टाइप की सूजन जब आती है ना, तो ये क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, ये बहुत ही अननोन एंटिटी है कॉमन लोगों के लिए और कई सारे डॉक्टर्स के लिए भी। तो ये डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है, जिसको एक मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही है, एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ रीजनल पेन सिंड्रोम, जिसका ज्यादा करके कारण पता नहीं चलता, या कोई ओल्ड नर्व इंजुरी या नर्व डैमेज है, या फिर मरीज को या किसी को पता ही नहीं, मालूम नहीं कि क्यों हो रहा है, बट ऐसा होता है। और इसके लिए ना अपने सिंपैथेटिक ब्लॉक्स, जो अपने सिंपैथेटिक और सोमैटिक दो अलग अलग सिस्टम्स हैं नर्व्स के अपनी बॉडी में, तो सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक्स जो पेन क्लिनिक में पेन फिजिशियन देते हैं बहुत काम यूजफुल होते हैं। सिमिलरली तुमने एक पिक्चर दिखाया वास्कुलर का ना, तो वो भी ये हाथ में और पैर में दोनों में हो सकता है, ऐसा नहीं, अभी पिक्चर हाथ का दिखाया हुआ है, लेकिन ये जो तुमने अच्छा दिखाया कि वास्कुलर पेन जब ना आर्टरी स्पाज्म में चली जाती है, तो ये इस टाइप का गैंग्रीन होने की संभावना रहती है। तो उसमें अगर हम सिंपैथेटिक ब्लॉक दें तो ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाता है, और मतलब पेशेंट की उंगली या पाँव कटना बच सकता है, इतना वो महत्वपूर्ण है ये जानना। और सही वक्त पे इलाज करना, सही वक्त पे अगर आप पेन फिजिशियन की तरफ पहुंच गए और ये ब्लॉक आपको लग गया, तो बहुत बार रिपीटेड देना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने लिम को बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो ये एक दो चीजें हैं जो नॉन स्पोर्ट्स इंजरी वाले हैं, जो हाथ और पैर दोनों में दिखती हैं। आई जस्ट थॉट कि तुमने दिखाया है पिक्चर, तो मैं ये बता दूं।
जी और मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल बस वही पैरों के बारे में ही करने वाली थी और गैंग्रीन के बारे में पूछने वाली थी। अच्छा। आपने उसी का बहुत ही अच्छे से मैम जवाब दे दिया, और कॉमन चीजें भी क्या है हाथ और पैर की वो भी काफी अच्छे से मैम आपने समझाई। हाँ, पैर में ना एक और चीज, प्लांटर फेशियाटिस भी बहुत कॉमनली सभी लोगों को होता है, तो उसमें रीजेनरेटिव थेरेपी बहुत अच्छा काम देती है। तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, मतलब सहते रहते हैं लोग हील पेन सालों से, लेकिन अभी ऐसी जरूरत नहीं है एक्चुअली। या जी, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ जो सवाल थे डिसीजेस के बारे में वो काफ़ी अच्छे से हमें समझ गए हैं। बस कुछ चीज़ें मुझे लगता है जिससे सबको मदद होगी, अगर सुनीता मैम आप हमें बता सके कि पेन मैनेजमेंट जो है कब इसका ज़रूरत पड़ती है, मतलब कब असर दिखता है, इसका ज़रूरत कब पड़ती है, असर कब दिखता है, कितने जल्दी मरीज को आराम मिलता है मैम, और पेन क्लिनिक की जो प्रोसीजर्स है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, कितनी अफोर्डेबल होती है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जब भी कुछ चीज का ये होता है तो वो कितना है, वो अफोर्डेबल है कि नहीं, इसके बारे में ही पूछा जाता है। मरीज भी पहले यही पूछता है। पर एक बात मैं बताती हूँ आपको कि आजकल कोई भी नहीं चाहता कि मुझे चीरा लगे, क्योंकि अभी ये जमाना जो है ये सब एंडोस्कोपीज का, आर्थ्रोस्कोपीज का आ गया है, मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस एंड प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज का आ गया है। तो पेन क्लिनिक आज जो दिन पर दिन इनका नंबर बढ़ते जा रहा है, इसका कारण यही है कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि एक 20-25 साल का बच्चा अगर मेरे पास आता है तो मैं उसके गर्दन का ऑपरेशन नहीं करूंगी या एडवाइस भी नहीं करूंगी। तो ऐसे इन लोगों में अगर मैं सिंपल एक इंटरवेंशन कर दूं, हेडेक है या जो भी है, सर्वाइकल हो गया किसी को, तो ये जो है बिना चीरे के मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस जो हम करते हैं, ये सब डे केयर प्रोसीजर्स है, पहली बात। हाँ, जो मैंने आपको बताया, इसके कारण क्या होता है कि मरीज को रुकना नहीं पड़ता है हॉस्पिटल में, तो उसका खर्चा भी कम हो जाएगा। और चीज जो ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत बहुत रहती है, तो इनका भी ये इनकी भी जरूरत नहीं, वन टाइम वन शॉट दे दिया, इसी से सब ठीक। तो हार्डली हमारे 1 या 2% ही पेशेंट्स है जिनको के एडमिशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कैंसर के हैं, ट्राइजेमिनल के हैं। तो इन लोगों को हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए, नहीं तो बाकी तो पेशेंट्स हमारे जैसे प्रोसीजर हो गया उसके, क्योंकि ये सब प्रोसीजर लोकल में किए जाते हैं, ये पेशेंट्स को लोकल एनेस्थीसिया देकर किया जाता है। तो इसीलिए पेशेंट को रिकवरी फास्ट होती है, वो अपना 3 एक घंटे में घर जा सकता है। अगर सिडेशन देने की जरूरत पड़ी, कुछ नींद की दवाई, तो फिर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए 4 घंटे तक रखा जाता है। इसलिए इसका खर्चा भी बहुत वाजबी है। ऑपरेशन को जो भी खर्चा लगता है उसका 1/4 ही लगता है, मैं तो बोलूंगी। और उसके बाद में जो कुछ आपने बताया है कि इनको कितने दिनों के बाद में असर दिखता है, तो मैंने जो बताया वर्टिब्रोप्लास्टी वाला पेशेंट जो कि स्ट्रेचर पे आया था, हिल भी नहीं पा रही थी, प्रोसीजर होने के बाद जब उसको सीधा किया हमने, तो पेशेंट खुद हुई और बोली कि मुझे अभी बस 10% ही दर्द है, क्योंकि उसका फ्रैक्चर जो था, कॉम्प्रेशन, वो फिक्स हो गया। तो आप समझ सकते हैं, सीमेंट जाने के बाद वो चीज फिक्स हो गई तो उसको दर्द नहीं होना है। तो जो उसको 9/10 दर्द था, वो उसका 2/10 हो गया था। और बाकी जो हम ये जो इंटरवेंशंस करते हैं, इसका असर एक 48 to 72 आवर्स के बाद में ही शुरू हो जाता है अच्छे से। और यूजुअली एक हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के, 2 हफ्ते के बाद में पेशेंट्स बहुत अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। इसीलिए हम उनको 2 से 3 हफ्ते बाद फिर से रिव्यू के लिए बुलाते हैं, ताकि हम उनको रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइजेस समझा सके। क्योंकि देखिए, हमने तो जो दर्द का पार्ट है वो ट्रीट कर दिया, पर इतने दिनों से, कोई कोई तो सालों सालों से सफर करता है। तो इन लोगों को, इनकी मसल्स वीक हो जाती है, ये मसल्स में वो पावर नहीं रहती है, इसके कारण फिर उनको मसल फ्लैबी हो जाती है, वीकनेस रहता है, ओवरऑल डेबिलिटी रहती है। तो ये सब ठीक करने के लिए इनको रिहैबिलिटेशन की बहुत जरूरत है। तो इनका, इनके लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम एक रखा जाता है, जैसे नेक के लिए अलग है, गर्दन क्या बोलते हैं, कमर के लिए अलग है, घुटनों के लिए अलग है। तो ये सब एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के हमारे पास में बुक लीफलेट्स रहते हैं, जो हम, हमारा फिजियोथेरेपिस्ट उनको समझाता है और उसके बाद में उसको करने बोलता है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने बताया था कि आपको भी जो तकलीफ हो रही है, तो रोमा, इसके लिए भी डेस्क एक्सरसाइजेज हैं।
सो इफ यू वांट आई शेयर विथ यू, तुम उसको रोज बैठे बैठे बीच में टाइम मिला किया करो, आपका नेक पेन कम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी मदद हो जाएगी मुझे। और काफ़ी अच्छे से मैम आपने बताया, जैसे आई थिंक अफोर्डेबिलिटी काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है, तो जो डे केयर में भी ये सारी प्रोसीजर्स हो जाती है, तो आई थिंक एक बार कंसल्ट करके पूछ के पता तो कर ही लेना चाहिए कि कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे, ऑप्शंस तो पता होने चाहिए पेशेंट्स को, नहीं? ठीक है। एक लास्ट सवाल बस अर्चना मैम, आप बता दीजिए कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं होते, सेफ्टी वाइज आई थिंक कंसर्न्स रहते हैं कई बार लोगों को प्रोसीजर के। यस, सी, वी आर वर्किंग नियर जॉइंट्स, नियर स्पाइन, तो एक पर्टिकुलर लेवल की रिस्क तो हमेशा बनी रहती है, बट बिकॉज वी आर ट्रेन्ड इन डूइंग सच प्रोसीजर्स, द रिस्क इज वेरी मिनिमल, एंड एज कंपेयर टू द ऑपरेशंस इट इज वेरी 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 मिनिमल। सो हम लोग मतलब ये नहीं कहेंगे, कोई भी एक चीरा भी देंगे तो भी उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बट जनरली कोई कॉम्प्लिकेशंस रेट्स आर वेरी वेरी लेस। इफ यू सी द लिटरेचर, इट्स वेरी लेस। सो जनरली इसमें कॉम्प्लिकेशंस, हाँ, हमको बहुत सावधानी से रहना चाहिए, और हम जनरली वाइटल्स के बारे में हम बहुत ही एनेस्थेटिस्ट को भी स्टैंड बाय रखते हैं फॉर ऑल दिस प्रोसीजर्स इफ वी आर गिविंग एनीथिंग, एनी सेडेशन और एनीथिंग। और हम फिजिशियन मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशंस करके फिजिशियन फिटनेस लेके ही ये प्रोसीजर्स करते हैं। सो वी डू टेक जनरल केयर फॉर बिफोर वी पुट द पेशेंट टू इंटरवेंशंस, बट वी डू इट वेरी सेफ। हमारी ओटी भी पूरी स्टेराइल, with all the sterility we do all the procedures, we give antibiotic coverage to the patient and proper exercise fitness, so एक minimal risk लेके ये interventions हो सकते हैं without any problem as compared to surgery, तो बहुत ही कम। आई थिंक रोमा का कनेक्शन थोड़ा, इंटरनेट हाँ, कनेक्शन वो सब। ना कुछ हो तो। रोमा गॉट डिस्कनेक्टेड और व्हाट? आई थिंक सो, ऐसा लग रहा है। हेलो अंजलि, अंजलि मैडम। हाँ, नहीं डिस्कनेक्टेड नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। ओके, ओके, बट शी इज नॉट देयर, आई कैन नॉट हेयर हर। एक्चुअली अर्चना, तुमने जो बताया लास्ट, बहुत ही अच्छा बताया कॉम्प्लिकेशन के हाँ, बारे में। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम्म, देखिए, सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस तो कोई नहीं चाहता हो, पर इट इज हम्म, इनएविटेबल। सो अराउंड हम्म, 2 to 3% केसेस में कॉम्प्लिकेशंस जो है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, हो हो सकते हैं। बस इतना यस, ही है कि वी शुड बी एबल टू ट्रीट देम। सो यस, कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी है, और उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम ध्यान देके वी ट्राई टू make patient well back to his normal life. यस, आ गई रोमा।